वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस खजाने की जो हमारी तरक्की की असली बुनियाद है। जी हाँ, हमारे खनिज और ऊर्जा संसाधन। जब भी हम भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, चमकते शहर, यही सब है ना? पर कभी सोचा है कि इस विकास की असली जड़, इसकी नींव कहाँ है? इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि मीलों नीचे छिपा है। ये कहानी है हमारे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की। तो चलिए आज इसी छिपे हुए खजाने की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है। बिल्कुल वैसे ही भारत के औद्योगिक विकास की नींव है हमारे खनिज। तो इस पहले सेक्शन में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आखिर ये खनिज यानी मिनरल्स होते क्या हैं और भारत के लिए इतने जरूरी क्यों? तो सवाल उठता है कि ये खनिज आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये प्रकृति से मिलने वाले ऐसे पदार्थ हैं जिनकी अपनी एक खास केमिकल और फिजिकल पहचान होती है। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं दोस्तों, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, हमारे घर बनते हैं और हमारी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ हमारे पास भारत का प्रायद्वीपीय पठार है जिसकी पुरानी चट्टानें खनिजों का खजाना है, और दूसरी तरफ है उत्तर भारत का विशाल मैदानी इलाका जो खेती के लिए तो वरदान है लेकिन खनिजों के मामले में लगभग खाली है। ये जो असमानता है ना, यही भारत की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को और भी ज्यादा रोचक बना देती है। खनिजों की ये दुनिया बहुत बड़ी और राजनवसा है, मतलब इसमें इतनी वैरायटी है। तो इन्हें ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम इनके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को देखें। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा मिनरल किस काम आता है। तो देखिए, खनिजों को बांटने का सबसे सीधा तरीका है उन्हें दो बड़े ग्रुप्स में रखना। पहला है धात्विक या मेटालिक, जिनसे हमें लोहा, तांबा जैसी धातुएं मिलती हैं, और दूसरा है अधात्विक या नॉन मेटालिक, जिनमें धातु नहीं होती। समझ लीजिए, ये दो बड़ी कैटेगरीज इनके गुणों और इस्तेमाल को समझने का पहला कदम है। अब धात्विक खनिजों के अंदर भी दो किस्में हैं। एक तरफ है लौह धातु यानी फेरस मिनरल्स, जिनमें लोहा होता है, जैसे लौह अयस्क और मैंगनीज, जो स्टील इंडस्ट्री की जान है। दूसरी तरफ है अलौह धातु यानी नॉन फेरस मिनरल्स, जैसे तांबा और बॉक्साइट, जो बिजली के तारों से लेकर हवाई जहाज तक हर जगह काम आते हैं। अब आते हैं नॉन मेटालिक खनिजों पर। इसमें भी दो बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हैं। पहली है कार्बनिक यानी हमारे फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो करोड़ों साल पहले के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से बने हैं। और दूसरी है अकार्बनिक, जिसमें माइका यानी अभ्रक और चूना पत्थर जैसे मिनरल्स आते हैं। अच्छा, तो अब हम खनिजों के प्रकारों को तो जान गए हैं, तो अब समय आ गया है भारत के उस खजाने के नक्शे को खोलने का, जो हमें बताएगा कि देश की ज्यादातर मिनरल बेल्ट आखिर छिपी कहाँ है। चलिए इन प्रमुख मिनरल बेल्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, भारत की मिनरल वेल्थ मेनली 3 इलाकों में बटी हुई है। पहला है हमारा इंडस्ट्रियल हार्टलैंड, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें छोटा नागपुर पठार आता है। ये कोयला और लौह अयस्क का पावर हाउस है। दूसरा है हाई क्वालिटी जोन, दक्षिण पश्चिमी पठार, जो कर्नाटक से तमिलनाडु तक फैला है और बेहतरीन क्वालिटी के लौह अयस्क के लिए फेमस है। और तीसरा है विविध खनिजों का क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जिसमें राजस्थान और गुजरात आते हैं, जहां आपको तांबे से लेकर पेट्रोलियम तक सब कुछ मिलेगा। तो ये तो हुई बड़े बड़े इलाकों की बात। अब जरा कुछ स्टार प्लेयर्स पर फोकस करते हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो न सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि भारत की इकोनॉमी की असली रीढ़ भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन ओर यानी लौह अयस्क की, जिसके बिना मॉडर्न इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं हो सकती। और जानते मजे की बात, भारत में न सिर्फ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जैसी हाई क्वालिटी ओर मिलती है, बल्कि हमारे पास पूरे एशिया का सबसे बड़ा रिजर्व है। ओडिशा के मयूरभंज से लेके कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ियों तक यही खदानें हमारे मेक इन इंडिया को असली ताकत देती हैं। हमारा अगला हीरो है बॉक्साइट। इस साधारण सा दिखने वाला पत्थर असल में एक जादुई अयस्क है, क्योंकि इसी से हमें हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम मिलता है। ये अक्सर लैटेराइट चट्टानों में पाया जाता है, और भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो है ओडिशा, खासकर कालाहांडी और कोरापुट का इलाका, जो हमें ये भविष्य की धातु देने में सबसे आगे है। तो हमने खनिजों के खजाने की बात तो कर ली,
लेकिन इस खजाने को निकालने, उसे प्रोसेस करने और उससे पूरे देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बिल्कुल सही, एनर्जी, यानी ऊर्जा। तो अब हम अपनी चर्चा के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एनर्जी सोर्सेज जो इंडिया के ग्रोथ इंजन को पावर देते हैं। एनर्जी सोर्सेज की कहानी को हम 2 चैप्टर में देख सकते हैं। पहला है अतीत और वर्तमान, यानी हमारे परंपरागत स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पावर तो दी, लेकिन ये खत्म हो सकते हैं। और दूसरा चैप्टर है भविष्य का, यानी हमारे गैर परंपरागत स्रोत जैसे सोलर और विंड एनर्जी, जो न सिर्फ कभी खत्म नहीं होंगे बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी बेहतर हैं। आज भी भारत की एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कोयला ही है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि हमारा लगभग 80% कोयला प्राचीन गोंडवाना चट्टानों से आता है, जो दामोदर, महानदी जैसी नदी घाटियों में मिलता है। मतलब देश की ज्यादातर बिजली जिस कोयले से बनती है वो गोंडवाना कोयला है। ये एक अहम जियोलॉजिकल फैक्ट है। कोयले के बाद भारत की एनर्जी स्टोरी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, पेट्रोलियम का। 1956 में ओएनजीसी बनने के साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसकी खोज शुरू हुई। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1973 में, जब मुंबई हाई की खोज हुई, और 1976 में जब वहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसने भारत के एनर्जी सीन को हमेशा के लिए बदल दिया। एनर्जी का एक और बहुत शक्तिशाली लेकिन थोड़ा विवादास्पद स्रोत है न्यूक्लियर एनर्जी। भारत के जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, तारापुर से लेकर कलपक्कम और कैगा तक, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ देश की एनर्जी सिक्योरिटी बल्कि क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। और अब फाइनली बात करते हैं भविष्य की ऊर्जा की। कुदरत ने भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सोचिए, गुजरात और राजस्थान के जो विशाल रेगिस्तान है वो असल में सोलर एनर्जी की सोने की खदानें हैं। वहीं हमारी लंबी कोस्टलाइन और पठारी इलाके विंड एनर्जी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। यही भारत के क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनने का रास्ता है। हमने अब तक अपनी दौलत, अपने खजाने की बात की, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सारे संसाधन लिमिटेड हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तो सवाल यह है कि हम इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाएं? हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन इसी पर है। तो इस चैलेंज से हम निपट कैसे सकते हैं? इसके लिए 3 मेन रणनीतियां हैं। पहला, सोलर और विंड जैसे क्लीन एनर्जी ऑप्शंस पर तेजी से शिफ्ट होना। दूसरा, कचरे को खजाने में बदलना, यानी पुरानी धातुओं को पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल करना, जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। और तीसरा, अपने दुर्लभ और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो हमारी रक्षा और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना। आखिर में ये सारी बातें एक ही कॉन्सेप्ट पर आकर टिकती हैं, सतत पोषणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि हम आज की तरक्की की कीमत पर कल का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। यानी तरक्की भी करनी है, लेकिन ऐसे कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। भारत का भविष्य इस बात पर कितना निर्भर करता है कि हम अपने इन कीमती संसाधनों का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते हैं। ये सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं है, ये हम सबकी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का सवाल है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।